आज का जो विषय रखा गया है, ये रखा गया है न्यायपालिका। न्यायपालिका की भूमिका क्या है, न्यायपालिका को क्या करना चाहिए, क्या कर रही है, न्याय और फैसला इन दोनों में क्या अंतर है। इस प्रकार के अनेक विषयों पर हम आप एक साथ बैठ करके चर्चा करेंगे। लोकतंत्र में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों की समान भूमिका है। कोई इनके ऊपर नहीं होता है, कोई नीचे नहीं होता है। तीनों एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, मदद सहायक भी होते हैं और कंट्रोलर भी होते हैं। अगर कोई एक इनमें से अपनी सीमाएं तोड़ने लगे तो बाकी दो उस पर नियंत्रण भी करते हैं और आवश्यकतानुसार एक दूसरे की मदद भी करते हैं। यह भूमिका है। न्याय और फैसला, इन दोनों में क्या अंतर है, यह समझने की जरूरत है। आमतौर पर वैसे तो पूरी दुनिया में इस संबंध में साफ समझ नहीं है, लेकिन अभी हम दुनिया की बात तो नहीं कह सकते आपको। भारत में तो इन दोनों का अंतर ना न्यायपालिका के लोग समझते हैं, न कार्यपालिका और विधायिका के लोग समझते हैं कि न्याय और फैसले में क्या अंतर है। चलिए आज हम आपको इस विषय पर थोड़ा सा समझाते हैं। न्यायपालिका को न्याय करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका बंधी हुई है जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। न्यायपालिका कानून के अनुसार ही न्याय कर सकती है। तो फिर न्यायपालिका तो फैसला ही करती है, न्याय कैसे कहेंगे उसको। जब न्यायपालिका न्याय करने के लिए स्वतंत्र ही नहीं है तो उसे हम न्यायालय तो कह नहीं सकते। वो तो फैसला कर रहे हैं, क्योंकि कानून के अनुसार निर्णय कर रहे हैं। जनहित को डिफाइन करने का अधिकार न्यायालय को नहीं है। जनहित क्या है, इसको परिभाषित करती है विधायिका, और विधायिका जो परिभाषित करती है उस परिभाषा के आधार पर न्यायालय फैसले करता है। तो जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। विधायिका की भूमिका क्या है, लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस। विधायिका के साथ न्याय लगा हुआ है, न्याय के अनुसार कानून, और न्यायपालिका के साथ कानून के अनुसार न्याय है, स्वतंत्र नहीं है। प्रश्न उठता है कि फिर न्यायपालिका को हम न्यायालय क्यों कहते हैं। क्योंकि न्यायालय को एक विशेष अधिकार प्राप्त है। हर मामले में न्यायालय फैसले करता है, लेकिन
जब किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट पर आक्रमण होने लगता है तब न्यायालय न्याय करता है। फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार संविधान प्रदत्त तो होता नहीं है। मौलिक अधिकार प्रकृति प्रदत्त होता है। कोई भी किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार नागरिक के नहीं होते हैं, व्यक्ति के होते हैं। जो भी व्यक्ति नागरिक है उसको दोनों अधिकार प्राप्त हैं, और जो नागरिक नहीं है उसे केवल मौलिक अधिकार प्राप्त है, संवैधानिक अधिकार उसको प्राप्त नहीं है। तो न्यायालय मौलिक अधिकारों के सुरक्षा का पहरेदार है, गारंटी देता है वो। इसका मतलब देखिए, मैं आपको साफ बता दूं कि न्यायालय को सिर्फ एक मामले में विशेषाधिकार प्राप्त है कि अगर कोई संविधान या संविधान का कोई प्रावधान व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो तो न्यायालय संविधान के उस प्रावधान को निरस्त कर सकता है, हटा सकता है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन के प्रावधान को। ये उसको विशेष अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार न्यायालय को संविधान ने नहीं दिया है। ये अधिकार उसको समाज से प्राप्त है, भारतीय समाज से नहीं, विश्व समाज से। और ये एक प्रकार का अघोषित अधिकार है। ये आपको मैं एक बात बता दिया कि न्यायालय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है, संविधान नहीं देता है। संविधान भी देता तो है, लेकिन संविधान उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ अगर करता है, संविधान तो संविधान सभा बनाती है। संविधान सभा लोक का प्रतिनिधित्व करती है, आम जनता का। इसका मतलब कि पूरा समाज मिलकर भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता। पूरा समाज मिलकर, पूरे भारत के लोग मिलकर भी अगर चाहें कि किसी एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाए तो वे नहीं छीन सकते, क्योंकि मौलिक अधिकार प्रकृति प्रदत्त है। ये मैंने आपको बता दिया कि इस विशेषाधिकार के कारण हम न्यायपालिका को न्यायालय मानते हैं, क्योंकि ये उसके पास विशेष अधिकार है। न्यायालय संविधान में सिर्फ इसी मामले में संशोधन नहीं कर सकता, वो किसी संशोधन को रद्द कर सकता है, किसी प्रावधान की समीक्षा करके उसको समाप्त कर सकता है। लेकिन न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वह कोई संशोधन कर दे। बिल्कुल न्यायालय की कोई भूमिका नहीं है उसमें। तो एक बात मैंने आपको बता दिया। अब उसके आगे न्यायालय की जितनी भूमिका है वो सब आ जाती है जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ।
न्यायालय को जितना संविधान अधिकार देता है उसी के अनुसार न्यायालय काम कर सकता है। संविधान से बाहर न्यायालय नहीं जा सकता, एक मामले को छोड़कर। तो न्यायालय की कुल भूमिकाएं किस प्रकार की हैं? एक तो न्याय देना, दूसरी भूमिका है कि अगर संविधान के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई कानून बनता है, न्यायालय कानून को रद्द कर देगा, क्योंकि संविधान का संरक्षक है न्यायालय। कानून के विरुद्ध, देखिए, कानून बनाती है विधायिका और उसको लागू करती है कार्यपालिका। तो अगर कोई कानून अगर गलत बना है, संविधान से हटकर, रद्द हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कानून के विरुद्ध कार्यपालिका कोई कार्य करती है, कोई आदेश देती है, तो कार्यपालिका का वह आदेश न्यायालय रद्द कर देगा। कार्यपालिका के आदेश के विरुद्ध अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्रिया करता है तो न्यायालय उस क्रिया को भी रोक देगा। ये न्यायालय की भूमिका है। लेकिन अगर न्याय विधायिका, कार्यपालिका और सब लोग, संविधान, सब मिलकर भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर कोई आक्रमण करते हैं, उल्लंघन करते हैं, संविधान भी, तो न्यायालय उसको रद्द कर सकता है। लेकिन न्यायालय को किसी भी प्रकार से कोई पावर नहीं है कि वह संशोधन कर दे। न्यायपालिका को बहुत विशेष परिस्थिति में ही कार्यपालिक और विधायी अधिकार, विशेष परिस्थिति में उसको अधिकार दिया गया है। अन्य अपवाद स्वरूप न्यायपालिका को कभी विधायी और कार्यपालिक आदेश नहीं देना चाहिए। न्यायपालिका को हमेशा न्यायिक आदेश देना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया आदर्श स्थिति। अब वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति में दुनिया का हाल तो जो है वो अलग से समझेंगे हम लोग। भारत में तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारी न्यायपालिका के लोग इतना भी नहीं जानते हैं कि उनके अधिकारों की सीमाएं क्या हैं। पता ही नहीं है उनको कुछ भी। जब अपनी सीमा जानेंगे तभी ना। धड़ाधड़ आप देखिएगा कि न्यायपालिका जितने न्यायिक आदेश पारित करती है दिन भर में, उससे कई गुना अधिक कार्यपालिक और विधायी आदेश पारित कर देती है, कई गुना ज्यादा। जनहित याचिका सुनने का उसको क्या अधिकार है? कहां है जनहित याचिका उसके पास? मनमाना कुछ भी किए जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। जनहित याचिका न्यायालय को बिल्कुल सुनने का अधिकार नहीं है। न्यायालय किसी भी रूप में कोई संशोधन नहीं कर सकता है। इन्होंने जो कॉलेजियम सिस्टम बना दिया, क्या अधिकार था न्यायालय को? ये न्यायालय संविधान से बाहर तो नहीं जा सकता, लेकिन चला गया, बना दिया जो भी मन में आया सो।
ये जो न्यायपालिका न्यायिक आदेश नहीं दे पा रही है, मतलब न्यायपालिका का जो अपना कार्य था, अपना कार्य न करके, और न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है, जो उसको नहीं करना चाहिए, किए जा रही है एकदम मनमाना। न्यायपालिका आप देख लीजिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, धड़ाधड़ बेमतलब के आदेश दिए जा रहे हैं, बेमतलब के। दिन भर 90% उनके आदेश या तो विधायी हैं या कार्यपालिक हैं। अपील, अपील पर अपील, अपील पर अपील, छोटी छोटी बातों पर 4-4 दिन, एक हफ्ता बहस चल रही है वहां पर, बेमतलब की। आपराधिक मुकदमे 10-10 साल, 20-20 साल फैसले के लिए लटकते जा रहे हैं, उसके कहीं जजमेंट नहीं आ रहे हैं, फुर्सत ही नहीं है न्यायालय को। जिस मामले को सुनने के लिए उससे तत्काल अपेक्षा की जाती है, बताइए, जज लोग, जो भी सुप्रीम कोर्ट में जज आता है वो कहता है विलंबित न्याय अन्याय के बराबर है। अरे भाई, तू जानता है विलंबित न्याय अन्याय के बराबर है, तो करता क्यों नहीं है? करेंगे नहीं। आपराधिक अगर मामला है उसको किनारे कर देंगे, जनहित का मामला पहले सुनेंगे, क्योंकि जनहित सुनने में थोड़ा मजा आता है, इन लोगों को लोकप्रियता बढ़ती है। तो अपनी लोकप्रियता के चक्कर में न्याय का गला घोट रहे हैं। मेरे हिसाब से न्यायपालिका की दिशा वर्तमान में बहुत गलत है। मैंने बहुत गहराई से सर्वे किया है, अध्ययन नहीं, सर्वे। तो सर्वे में मैंने ये पाया कि कार्यपालिका और विधायिका, इन दोनों के लोगों की तुलना में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कम है। एक बात कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कम है, लेकिन न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और वर्तमान मोदी सरकार के आने के बाद कार्यपालिका में भ्रष्टाचार थोड़ा सा घट रहा है, ये मैं आपको बता दिया। आपको लगता होगा कि नहीं भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, मैंने सर्वे करके निकाला है कि भ्रष्टाचार घट रहा है, न्यायपालिका में बढ़ रहा है। ये एक बात है। फिर भी इन टोटलिटी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कम है अभी, और सबकी अपेक्षा। उसके कई कारण हैं, मैं उन सारे कारणों को आज के इस इतने समय में आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसके कई कारण हैं और वो कारण उचित भी है। एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कम है, लेकिन न्यायपालिका जिस तरह हर कार्य में दखल दे रही है, उस दखल के कारण न्यायालयों में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। क्योंकि जब पावर इकट्ठा होगा तो भ्रष्टाचार के अवसर पैदा होंगे, ये तो
स्वाभाविक है एकदम। ये मैंने आपको बता दिया। एक बात और है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो दिन रात ये रोना रोती है कि हमारे पास जजों का अभाव है। ये बिल्कुल गलत है। आपके पास जजों का अभाव अगर होता तो आप जनहित याचिका क्यों सुनते? जनहित याचिका सुनने का आपको अधिकार तो नहीं मिला है, कहीं संविधान से भी नहीं है। जनहित याचिका तो आप सुन नहीं सकते थे, आपने 85 से सुननी शुरू की है। तो जब आपके पास न्यायाधीशों का अभाव है और आप ओवरलोडेड हैं, तो जनहित याचिका क्यों सुन रहे हैं? मान लीजिए, कल्पना करिए कि अगर आपके यहां और जज बढ़ा दिए जाएं, तब भी कुछ बदलाव तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आप तो जनहित याचिका सुनते रह जाएंगे, बाल की खाल निकालते रह जाएंगे। जिस मामले को 1 घंटे में निपटा देना चाहिए, उस मामले को आप वर्षों चलाते रहते हैं। वर्षों। शुरुआत से हम लोग को पता चल जाता है कि इस मामले में क्या होना चाहिए। 1 घंटे का काम है केवल, लेकिन अब उसमें गवाही, साक्षी, बेमतलब के बहस। आप ये बहस क्यों? क्योंकि आपने एक सिद्धांत अपना लिया है, न्याय होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए। चलाते रहिए वर्षों। आपराधिक मुकदमे सब पिछड़ते रहेंगे। न्याय सिद्धांत आपने अपना लिया है कि बाल की खाल निकालना है, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका ने कहा है कि चाहे 100 अपराधी भले ही छूट जाए, एक भी निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए। इतना आपको कहा है ब्रिटेन अमेरिका ने। आंख बंद करके आप उसको फॉलो कर रहे हैं। क्या जरूरत है भाई? बदलिए ना, अपना पैटर्न बदलिए। ना किसी अपराधी को छूटने दिया जाएगा और न किसी निरपराध को दंडित होने दिया जाएगा। पैटर्न बदल दीजिए। लेकिन आप बदलने को तैयार नहीं हैं। अपील पर अपील, बिना मतलब की अपीलें और ये सब बेमतलब का काम आप किए जा रहे हैं। लंबी लंबी सुनवाई के भाई, आप गंभीर अपराधों के मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ अब डाल दीजिए ना अपराधी पर। गंभीर अपराधों के मामले में डाल सकते हैं आप। मुझे कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है कि हमारी न्यायपालिका के, सर्वोच्च न्यायालय के लोग भी इस बात को अलग अलग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि अपराध, गैर कानूनी और अनैतिक में क्या अंतर है। अगर इन तीनों को अलग अलग कर दे, भाई न्यायपालिका तो आराम से कर सकती है। अलग अलग कर दीजिए तीनों को। हम आपराधिक मुकदमों को पहले सुनेंगे, गैर कानूनी को बाद में सुनेंगे,
और अनैतिक का मामला सुनेंगे ही नहीं हम। बस देखिए, जितने जज हैं उतने में आपका सब निपट जाएगा। सब आपराधिक मुकदमे, गंभीर मुकदमे 6 महीने में निपट जाएंगे। आप प्रायोरिटी तो तय कीजिए, आप पढ़िए तो कम से कम कि अपराध गैर कानूनी अनैतिक में क्या अंतर है। आप इस बात को पढ़िए तो कम से कम कि फंडामेंटल राइट क्या होता है। फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सोशल राइट क्या होता है, पढ़िए। लेकिन आपको भारत को पढ़ना नहीं है, आपको अपने दिमाग से पढ़ना नहीं है। आप पश्चिम की किताबें पढ़ करके बस उसी को सब कुछ आंख बंद करके फॉलो करते हैं। ये तो भाई गलत तो है, इस पर समझने की जरूरत है। एक बात और विचार करने की जरूरत है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों को समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन न्यायालय ने अपने को सर्वोच्च कहना शुरू कर दिया। एक जमाना था जब पंडित नेहरू की चलती थी तो विधायिका अपने को सर्वोच्च कहती थी। संसदीय लोकतंत्र था उस समय। अब न्यायपालिका अब कहने लग गई है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है। गलत है। न्यायपालिका को कहीं भी विधायिका और कार्यपालिका के स्तर पर उच्च वरीयता प्राप्त नहीं है। सिर्फ एक मामले में कि आप व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के मामले में अगर कोई संविधान में कुछ भी लिखा जाता है तो आप उस लिखे हुए को संशोधित नहीं कर सकते, लेकिन रिजेक्ट कर सकते हैं। बस एक लाइन तो है आपकी, और तो कुछ है ही नहीं आपके पास। लेकिन न्यायाधीश लोग प्रसन्न एकदम, हम सब सर्वोच्च हैं। ये एक सर्वोच्चता की बीमारी आ गई है। तो इस बीमारी को भी भाई दूर तो करना पड़ेगा। और ये बीमारी कौन दूर करेगा? आप जरा सोचिए, एक प्रश्न का उत्तर आप अपने दिमाग में सोचिएगा कि अगर विधायिका कोई गलत कार्य करेगी तो जनता 5 वर्ष में विधायिका के कार्य की समीक्षा करके उसे बदल सकती है। ये जनता को अधिकार है। लेकिन अगर न्यायपालिका ने कुछ गलत कर दिया तब कौन बदलेगा? जनता को कोई अधिकार नहीं है न्यायालय के बारे में, क्योंकि जनता तो न्यायालय का निर्माण नहीं करती है। जनता तो विधायिका बनाती है और न्यायालय विधायिका से अपने को ऊपर कह रहा है। तो न्यायालय ने अगर गलत निर्णय दे दिया तब उसकी समीक्षा कैसे होगी? कोई उपाय नहीं है। लेकिन न्यायालय इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि वो कैसे गलती कर रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह बात न्यायालय तक पहुंचनी चाहिए कि उसकी सीमाएं क्या है और वो किस प्रकार अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है।
उसके कारण समाज में जिस प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है उसका दोषी न्यायालय भी है, और इसलिए न्यायालय को इस संबंध में गंभीरता से सोचना चाहिए।